नमस्कार साथियों, मेरा नाम है अशोक पांडे और मेरे चैनल जे विद अशोक पे आपका स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आज हम एएफएम के मॉड्यूल बी में चैप्टर नंबर 12 करेंगे, जो कि है आपका बैलेंस शीट इक्वेशन के बारे में। ओके, तो बैलेंस शीट इक्वेशन क्या होती है पूरा समझेंगे, अच्छे से डिटेल में चर्चा करेंगे यहाँ पर। और ये इसका पार्ट 1 है, एक और पार्ट लाएंगे। वैसे तो पार्ट 1 में पूरा चैप्टर आपका कवर हो जाएगा, लेकिन पार्ट 2 में हम थोड़ी प्रैक्टिस वगैरह कर लेंगे ताकि आपको चीज़ें एकदम से दिमाग में बैठ जाएं। तो यहाँ पर हमें बात केवल इसी बारे में करनी है, बैलेंस शीट इक्वेशन के बारे में ही करनी है। तो स्टार्ट करेंगे फ्रेंड। जो है देखिए, तो हम बैलेंस शीट इक्वेशन को पढ़ें उससे पहले जरूरी है कि कुछ टर्म जान लेते हैं। कुछ टर्म्स ऐसे होते हैं जिन्हें जान लेना जरूरी होगा, यूज होंगे। पहला है कैपिटल। पूंजी क्या होती है? कैपिटल है ना। बोलते हैं कि पूंजी, जो भी आप अगर कोई बिजनेस स्टार्ट करेंगे तो जितना पैसा लगा करके उस बिजनेस को स्टार्ट करेंगे उसे पूंजी कहा जाता है, कैपिटल कहते हैं। मान लीजिए आपने कोई बिजनेस स्टार्ट किया, मैं मान लेता हूँ आप जूते बेचने का बिजनेस करते हैं फॉर एग्जांपल। तो मान लीजिए 1 लाख रुपए आपने अपनी दुकान पे लगाए, उतने के जूते खरीदे, तो वो आपकी पूंजी हो गई, कैपिटल हो गई, वही कैपिटल होती है। अब दो तरीके से कैपिटल अरेंज की जा सकती है, एक नकदी के रूप में कि 1 लाख रुपए कैश लगा दिया, दूसरा ये भी संभव है कि हो सकता है कि हम 50,000 रुपए के जूते भी उसमें इन्वेस्ट कर दें। तो गुड्स भी लगाए जा सकते हैं और कैश भी लगाया जा सकता है। तो पूंजी क्या होती है? अमाउंट इन्वेस्टेड इन एन इंटरप्राइज बाय द प्रोप्राइटर। प्रोप्राइटर यानी कि जो उसका मालिक है, उसके द्वारा जो पैसे इन्वेस्ट किए जाते हैं, जो अमाउंट इन्वेस्ट की जाती है, उसे हम क्या बोलते हैं? कैपिटल बोलते हैं। इट मे बी इन द फॉर्म ऑफ मनी आर एसेट्स हैविंग अ मॉनेटरी वैल्यू। तो हम जो पूंजी लगाते हैं वो हो सकता है कि पैसे यानी कि कैश के रूप में लगा दें, या फिर हम उसे एसेट के रूप में भी लगा सकते हैं। जैसे हमारा एसेट क्या होगा? शूज की कंपनी है हमारी, या शूज का दुकान है, तो उसमें जूते जो है हमने पूंजी के तौर पर लगा दिए। ओके, तो कैपिटल में आपका मनी भी आता है और आपका एसेट भी, दोनों हो सकते हैं। ओके, तो हम ये नहीं कहते कि सिर्फ 1 लाख रुपए मैंने अपनी दुकान में लगाए तो वही सिर्फ कैपिटल है, नहीं। उसके अलावा अगर आप उसमें एसेट भी डाल देते हैं, जैसे 50,000 रुपए के जूते हमने उसमें और इन्वेस्ट कर दिए, तो दैट इज ऑल्सो पार्ट ऑफ कैपिटल। इन केस ऑफ कंपनीज, कंट्रीब्यूटर्स ऑफ कैपिटल आर मैनी एंड दे आर नोन एज शेयर होल्डर्स। अगर कंपनी की मैं बात करूं तो कंपनी में पूंजी लगाने वाले बहुत सारे होते हैं। कंट्रीब्यूटर्स आर मैनी, बहुत सारे लोग होते हैं जो कैपिटल लगाते हैं, पूंजी लगाते हैं, तो इन्हें शेयर होल्डर कहा जाता है। क्या बोलते हैं? इन्हें शेयर होल्डर कहा जाता है। और जो मुख्य स्थापक होता है कंपनी का, उसे प्रमोटर कहा जाता है। क्या बोलते हैं? उसे प्रमोटर बोल देते हैं। जैसे कोई कंपनी स्टेब्लिश होगी तो शुरू में ही उसमें शेयर होल्डर नहीं होंगे, जब उसका आईपीओ आएगा तब उसमें शेयर होल्डर बनते हैं। शुरू में जो कंपनी स्टार्ट होती है तो उसमें जो प्रमोटर पैसा लगाता है, जैसे यहाँ हम फर्म में प्रोप्राइटर बोलते हैं, वैसे कंपनी में प्रमोटर बोल देते हैं, उसका कैपिटल लगा हुआ होता है। कैपिटल को दूसरे नामों में अगर देखा जाए तो ओनर की इक्विटी यानी ओनर का हिस्सा, ओनर्स इक्विटी मतलब ओनर का हिस्सा हो गया, या इसे ही नेटवर्थ भी कह देते हैं। यानी कैपिटल को हम नेटवर्थ भी कहते हैं। तो अगर कैपिटल है प्लस फ्रेंड्स इसी में आपका सरप्लस वगैरह एंड रिजर्व बोलते हैं, सरप्लस और रिजर्व अगर ये दोनों जोड़ दिया जाए तो इसे नेटवर्थ बोल दिया जाता है। क्या बोलते हैं? नेटवर्थ। नेटवर्थ किसके बराबर होती है? जितनी पूंजी तुमने लगाई है वो, और प्लस जितना तुमने उसमें पूंजी लगा करके कुछ और कमाई हो गई, प्रॉफिट हो गया। मान लो हमने पूंजी लगाई 1 लाख रुपए की और उसमें 10,000 रुपए का फायदा हुआ, तो मेरी नेटवर्थ जो है 1,10,000 रुपीज हो जाती है। के का मतलब 10,000 होता है, तो अगर 1 के लिखा जाए तो समझ लीजिएगा कि 1,000 कहा जा रहा है। अगर 2 के लिखा जाए तो समझ लीजिएगा 2,000 रुपए कहा जा रहा है। अगर 10 के लिखा जाए इसका मतलब 10,000 रुपीज की या 10,000 रुपए की बात यहाँ पर हो रही है। ये बात आपको ध्यान रखनी होगी। हम के अगर यूज करते हैं तो उसका मतलब 1,000 होता है। ठीक है, तो पूंजी हमने समझ ली। प्रोप्राइटर द्वारा जो पैसे लगाए जाते हैं, जो एसेट लगाया जाता है बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए, उसे ही हम पूंजी कहते हैं, उसे ही हम कैपिटल कहते हैं। अब आता है टर्म ड्राइंग, ड्राइंग्स। ड्राइंग्स क्या होता है? ड्राइंग का मतलब होता है जब बिजनेसमैन बिजनेस से कोई नकदी या गुड्स निकाल ले अपने पर्सनल यूज के लिए, ऑफिस यूज के लिए नहीं, पर्सनल यूज के लिए। जैसे उदाहरण के लिए मान लो जूते की उसकी दुकान है, उसने क्या किया, जूते की दुकान में से 5,000 रुपए निकाल लिए और अपने ऊपर खर्चा कर दिया, मतलब पर्सनल खर्चा कर दिया। गया कपड़े खरीद लाया, ठीक है, शॉपिंग कर ली, मूवी देखाया, तो ये 5,000 रुपए जो निकाले उसने प्रोप्राइटर ने, वो किसके पर्पज से यूज किए? पर्सनल यूज में लगाए। उसका कोई ऑफिस में यानी कि उसका कोई यूज बिजनेस में नहीं हुआ। तो ऐसे विड्रॉल को ड्राइंग कहा जाता है। ऐसे विड्रॉल को ड्राइंग कहा जाता है। अब पैसे भी निकाले जा सकते हैं और सामान भी निकाला सकता है। मान लो कि उसने दो जोड़ी जूते निकाल लिए अपने लिए, 2 जोड़ी शूज उसने अपने लिए निकाल लिए, खुद पहनेगा वो। तो ये किसी मतलब आपके इंटरप्राइज के पर्पज से या ऑफिस के पर्पज से काम नहीं आ रहा है, पर्सनल कामों में अगर यूज हो रहा है, चाहे वो पैसा हो चाहे वो गुड्स हो, तो उसे हम ड्राइंग बोलते हैं। ठीक है, इट इज द अमाउंट विड्रॉन
आर गुड्स टेकन बाय द प्रोपराइटर फॉर पर्सनल यूज, यानी कि कोई पैसा आपने विड्रॉ कर लिया या कोई गुड्स आपने पर्सनल यूज के लिए अगर प्रोपराइटर निकाल लेता है तो उसे ड्राइंग कहते हैं। ड्राइंग की वजह से पूंजी घटती है, ड्राइंग रिड्यूसेस कैपिटल। देखो मान लो तुमने 1 लाख रुपए जो है पूंजी लगा करके बिजनेस स्टार्ट किया था और उसमें से तुमने 10,000 रुपीज मान लो विड्रॉ कर लिया पर्सनल यूज के लिए। पर्सनल यूज के लिए जब आप निकालेंगे तो वो पैसा ऑर्गेनाइजेशन के पर्पज का नहीं है, आपके फर्म के पर्पज का नहीं है, वो गया, वहां से गया मतलब खत्म हो गया वो पैसा, समझिए आप इस बात को। तो अगर पैसा चला गया तो वो क्या होगा, आपकी पूंजी ही घटेगी वहां पर। अब आपकी पूंजी कितनी रह गई, मान लिया जाएगा 90,000 रुपए। तो बिजनेस ये मान लेता है कि तुमने हमें 1 लाख रुपए दिए थे और हमसे 1 लाख रुपए तुमने 10,000 रुपीज वापस ले लिए, तो अब मेरे ऊपर तुम्हारी उधारी एक तरीके से 90,000 रुपए है। चैप्टर नंबर 2 में हमने बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट पढ़ा था, जहां पर हमने देखा था कि बिजनेस अलग होता है और बिजनेसमैन अलग होता है, उसी के तहत ये काम हो रहा है। तो ड्राइंग्स क्लियर हो गई कि ड्राइंग क्या होता है, अगर प्रोपराइटर अपने पर्सनल यूज के लिए चीजों को निकाल ले, ठीक है, चाहे सामान निकाल ले चाहे पैसा निकाल ले, तो उसे ड्राइंग कहा जाता है। सवाल है लाइबिलिटी किसे कहते हैं, लाइबिलिटीज क्या होती हैं। तो अमाउंट ओड, पेबल या डेट बाय द बिजनेस, यानी ऐसा पैसा जो सर पर बोझ है, बिजनेस के सर पर बोझ है मतलब जिसे पे करना है, बिजनेस पे करेगा, या कर्जा लिया हुआ है तो कर्जा भी पे करना पड़ेगा, तो ऐसी चीजों को हम लाइबिलिटी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ऐसा पैसा जो बिजनेस के सर पर बोझ है और देना है किसी को, उसे हम लाइबिलिटी बोलते हैं। लाइबिलिटी शोज द सोर्स फ्रॉम व्हिच द फंड्स हैव बीन ऑब्टेन्ड, या फिर हम दूसरे टर्म में कहें तो लाइबिलिटी हमें बताती है कि पैसा हमने कहां से अरेंज किया हुआ है, जो हमारी कंपनी में फंड लगा हुआ है वो कहां से आया है, इसके बारे में भी जानकारी हमें कहां से मिलती है, लाइबिलिटी से मिलती है। तो इस हिसाब से अगर देखो, बिजनेस में मान लो किसी ने 10 लाख रुपए लगाए, 10 लाख रुपए की पूंजी लगाई, तो क्या ये कर्जा नहीं है, बिजनेस के सर पर है, बिल्कुल है। पूंजी कर्जा होता है, बिजनेस के ऊपर कर्जा है, 10 लाख रुपए भले ही उसमें लगाएंगे लेकिन उसको बिजनेसमैन को लौटाना पड़ेगा। बिजनेस अलग है, बिजनेसमैन अलग है, तो ये एक बोझ है, एक कर्जा है। यानी फंड आया, बैंक मतलब ऑर्गेनाइजेशन या फर्म के पास फंड तो आया है, कहां से आया है, पूंजी के रूप में आया है। तो फंड कहां से आया है, अगर इस बात को हम पता कर रहे हैं तो वो हमारी लाइबिलिटी होती है। लाइबिलिटी, फंड कहां से आ रहा है, अगर ये हम पता कर पाए तो वो हमारी लाइबिलिटी, तो पूंजी हमारी क्या हो गई, यानी कैपिटल हमारी लाइबिलिटी हो जाती है। कोई डाउट नहीं यहां पर होना चाहिए। पूंजी हमारी यानी कैपिटल क्या है, हमारी लाइबिलिटी है, हमें लौटाना है बिजनेसमैन को। क्रेडिटर्स, क्रेडिटर कौन होते हैं, जिनसे हम उधार सामान खरीदते हैं, जिनसे हम उधार सामान खरीदते हैं वो हमारे क्रेडिटर होते हैं, ठीक है। तो हमने सामान किसी से खरीद लिया, सोचो कि 10,000 रुपए का सामान हमने किसी से खरीदा, पैसे अभी नहीं दिए हैं, तो इसका मतलब हमें 10,000 रुपए देने पड़ेंगे। तो इसका मतलब ये होगा कि हम अमाउंट ओ करते हैं, यानी कि हम 10,000 रुपए पेबल है, तो ये हमारा लाइबिलिटी हो गई। बिल्स पेबल, हमने कोई चीज खरीदी हुई है लेकिन उसका बिल अभी पे नहीं किया है, ये भी हमारे सर पर बोझ है, तो ये भी लाइबिलिटी हो गई। मैं यहाँ आपको क्यों बता रहा हूँ कि सर हम ये डिस्कस क्यों कर रहे हैं सर क्रेडिटर, क्योंकि आगे चल करके आपको ऐसे सीधे सीधे लिखा होगा, आपको मेहनत करके पहचानना पड़ेगा कि एसेट कौन है, लाइबिलिटी कौन सी चीज है, क्या एसेट में आएगा, क्या लाइबिलिटी में आएगा, क्या करंट एसेट में आएगा, क्या करंट लाइबिलिटी में आएगा। सो वो सारी चीजों की वजह से ही हम यहाँ एक एक पॉइंट पर डिस्कशन करते हुए चल रहे हैं। तो पूंजी क्या है, आगे चल करके आपको अगर पूछे कोई कि पूंजी क्या है, कैपिटल क्या है, एसेट है या लाइबिलिटी, तो ध्यान रखिएगा पूंजी एक बोझ है। क्यों बोझ है सर हमारे लिए, क्योंकि बिजनेस अलग है, बिजनेस मैन अलग है, बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट के हिसाब से बिजनेस अलग होता है। तो भले ही तुम्हें लग रहा हो कि ये तो 10 लाख रुपए बिजनेसमैन के ही है ना, तो फिर काहे के लिए लाइबिलिटी है, तो एसेट होना चाहिए। नहीं, बिजनेसमैन का भले ही एसेट हो लेकिन बिजनेस के लिए वो लाइबिलिटी है, क्योंकि कल को अगर बिजनेस से चाहे तो ये पैसा वापस मांगा जा सकता है कि भाई हमने तुम्हारे ऊपर 10 लाख रुपए इन्वेस्ट किया, तो मेरा लौटाओ। तुम सोचोगे कि सर मेरा ही बिजनेस, मैं ही क्यों मांगूंगा। चलो छोटी कंपनी है तो तुम ही मालिक हो, सब कुछ हो, लेकिन बड़ी कंपनियों का सोचो, फेसबुक है जैसे, अब वो छोटी कंपनी नहीं रही, मार्क जकरबर्ग का सब कुछ वहां नहीं है, नाम उनका भले ही चल रहा हो बट ही इज नॉट एवरीथिंग देयर, ओके, क्योंकि उनका हार्डली 30% होल्डिंग होगी, 70% के मालिक तो दूसरे लोग बने बैठे हैं, ओके। तो अब ये लोग मांग लेंगे कि नहीं मांग लेंगे पैसा, है ना, तो भाई ये चीज हो जाती है। तो ऐसे में कैपिटल हमारे ऊपर लाइबिलिटी है। क्रेडिटर, किसी से मान लो तुमने मोबाइल 15,000 रुपए का मोबाइल उधारी पर ले लिया, अब तुम्हें 15,000 रुपए इसको देना है, तो ये क्रेडिटर, तुम उधारी किए बैठे हो उस व्यक्ति की, ठीक है, जिससे मोबाइल लिया है, तो वो तुम्हारी कर्जदार है, मतलब तुम उसके कर्जदार हो। दैट्स वाई ये भी एक तरीके का बर्डन है, एक तरीके का बोझ है, एक तरीके की लाइबिलिटी है। बिल्स पेबल, आपने कोई
मान लीजिए होटल में खाना खाया है और बिल अभी नहीं पे किया, तो बिल्स पेबल है, अब आपके ऊपर बोझ है, इसको पे करना पड़ेगा। बैंक ओवरड्राफ्ट, बैंक में ओडी करवा रखी है, ओवरड्राफ्ट करवा रखा है, एक तरीके का ओवरड्राफ्ट क्या होता है, लोन होता है, हम लोग करवा के रखते ही हैं बैंक वाले। तो बैंक ओवरड्राफ्ट एक तरीके की लाइबिलिटी हमें चुकानी पड़ेगी, हमने पैसे तो ले लिए हैं लेकिन चुकानी पड़ेगी। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, ऐसा खर्चा जो अभी किया नहीं गया करना है, जैसे सैलरी मान लो पे करनी है, तो सैलरी हमें पे करनी है, तो ये एक जिम्मेदारी है भाई, कहीं ना कहीं से पैसा लाओ, सैलरी दो, जिम्मेदारी है। रेंट, तुम्हारे घर का रेंट है, जैसे तुम घर में जहाँ रहते हो वहां रेंट पे करना है, तो वो तुम्हारी क्या है, लाइबिलिटी है, तुम्हें रेंट पे करना पड़ेगा, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस है। अब अगर घर बनवा रखा है तो पैसे मिलेंगे भाई, ये भी है कि मतलब रेंट हमेशा देना ही नहीं है, मान लो तुमने घर बनवा रखा तो रेंट तुम्हें मिलेगा भी, लेकिन अगर रेंट देना है तो वो आपकी लाइबिलिटी में आता है, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस आपकी लाइबिलिटी होती है। टैक्स पेबल, जितना टैक्स देना है, सोचो पूरे साल हम कमा रहे हैं लेकिन टैक्स की जिम्मेदारी बनती जा रही है, बैंक में टैक्स आपका कटता जाता है लेकिन फिर भी लाइबिलिटी है, ये लाइबिलिटी है। बैंक से लोन लिया हुआ है, हमने बैंक से लोन ले रखा है, मैंने खुद लिया हुआ है लोन, ठीक है, तो मुझे लौटाना है, यानी ये मेरे ऊपर जिम्मेदारी है। टर्म डिपॉजिट, यानी कि अगर बैंक के पॉइंट ऑफ व्यू से हम देखें तो टर्म डिपॉजिट मतलब कस्टमर आकर के हमारे पास एफडी करवा के गया है, तो हमको लौटाना पड़ेगा कि नहीं लौटाना पड़ेगा, यस। तो बैंक के पॉइंट ऑफ व्यू से टर्म डिपॉजिट भी एक लाइबिलिटी होती है। डिमांड डिपॉजिट, करंट अकाउंट और सेविंग अकाउंट डिमांड डिपॉजिट का पार्ट होते हैं। डिमांड डिपॉजिट भी आपके सर पर एक बोझ है, आपको इसे लौटाना ही पड़ेगा। क्लियर हो जाती बात। तो हमने ये देखा कि लाइबिलिटी क्या होती है, लाइबिलिटी जो बिजनेस के ऊपर कर्जा होता है उसे लाइबिलिटी कहते हैं, या जहां से भी फंड जो है बिजनेस अरेंज करके लाता है उन चीजों को हम लाइबिलिटी बोल देते हैं। बहुत सारे एग्जांपल हमने देखे। लाइबिलिटी दो तरीके की होती हैं, यहाँ हमें एसेट लाइबिलिटी उतना डिटेल में नहीं पढ़ना, इसलिए हम हल्का पढ़ करके चल रहे हैं, लेकिन थोड़ा थोड़ा जिक्र कर दे रहा हूं मैं। लाइबिलिटी दो तरीके की होती हैं, एक करंट लाइबिलिटी और एक नॉन करंट लाइबिलिटी। करंट लाइबिलिटी वो लाइबिलिटी होती है जिसे 12 महीने के अंदर अंदर हमें चुका देना होता है। लाइबिलिटी है, बोझ है सर पे, उसे लौटाना पड़ेगा। तो अगर आप 12 मंथ के अंदर रिटर्न कर दे रहे हैं, लाइबिलिटी खत्म कर दे रहे हैं, तो उसे आप करंट लाइबिलिटी बोल दीजिए। अगर 12 मंथ से ज्यादा समय ले रहे हैं लाइबिलिटी को रिटर्न करने में, लाइबिलिटी को खत्म करने में, तो उसे आप क्या बोलेंगे, नॉन करंट लाइबिलिटी बोलेंगे। जैसे मान लो बैंक से लोन लिया हुआ है और वो 1 साल में खत्म हो जाएगा, 1 साल का लोन लिया है तो वो करंट लाइबिलिटी है। लेकिन एक बैंक से लोन लिया है जो अगले 5 वर्षों तक चलेगा, 5 ईयर तक, या अगले 20 वर्षों तक लोन चलेगा। होम लोन जो आपके 30 वर्षों तक है, मान लीजिए 30 ईयर तक चलेगा, तो वो आपका नॉन करंट लाइबिलिटी में आ जाता है, ठीक है। अब लोन में थोड़ा सा एक बात ध्यान रखिए कि बैंक के पॉइंट ऑफ व्यू से मतलब लोन ले भी सकते हैं, लोन दे भी सकते हैं। सोचो तुमने दोस्त को लोन दिया हुआ है, अगर तुमने लोन दे रखा है तो वो तुम्हारा एसेट है, तुम्हें पैसे मिलेगा, ओके। लेकिन अगर तुमने लोन ले रखा है बैंक से तो वो तुम्हारी लाइबिलिटी होती है, ठीक है। यानी जिसमें मुझे लौटाना पड़े वो लाइबिलिटी है, जिसमें मुझे लौटाना पड़ जाएगा वो लाइबिलिटी हो गई। किसी से चप्पल उधार ले लिया, उसे चप्पल लौटानी पड़ेगी, लाइबिलिटी है वो चप्पल, ठीक है। क्लियर समझो, अगर लौटाना पड़ेगा तो लाइबिलिटी है, अगर नहीं लौटाना पड़ेगा एसेट हो सकता है, ओके। करंट लाइबिलिटी मैंने आपको बताया, करंट लाइबिलिटी आर द डेट, वो कर्जे दैट अ कंपनी मस्ट पे विद इन अ फिजिकल ईयर आर ऑपरेटिंग साइकिल, जैसे रेंट, सैलरी, शॉर्ट टर्म डेट, यू टेक ETC, ठीक है। तो करंट लाइबिलिटी वो लाइबिलिटी होती है जिसे एक फिजिकल ईयर, एक फाइनेंशियल ईयर में या 1 साल में लौटा देना होता है, या एक ऑपरेटिंग साइकिल में लौटा देना होता है। जैसे रेंट हो गया, सैलरी हो गई, है ना। रेंट वगैरह हम बहुत ज्यादा दिन तक नहीं होल्ड कर सकते, आपको देना ही पड़ जाएगा, सैलरी देनी ही पड़ेगी। किसी की सैलरी 12-12 महीने रोक पाओगे नहीं। शॉर्ट टर्म डेट, आपने मान लो कर्जा जो है लिया हुआ है, यू टेक का मतलब आपने कर्जा लिया हुआ है, डेट का मतलब कर्जा होता है फ्रेंड्स, ओके। ध्यान रखिएगा, ये बड़ा ही बारीक सा टर्म है। DEBT आपका डेट मतलब आपने कर्जा लिया हुआ है, और लोन का फ्रेंड्स जो है मतलब ये समझाते हैं कि आपने कर्जा दिया हुआ है कुल मिला करके, लेकिन बहुत ज्यादा सेंस में नहीं हमें जाना है। कर्जा अगर आपने लिया हुआ है तो वो लाइबिलिटी है, सिंपल। शॉर्ट टर्म की लाइबिलिटी मतलब जो है 1 साल के अंदर अंदर की लाइबिलिटी जिसे आप चुका देंगे, तो दैट इज करंट लाइबिलिटी। चलिए एसेट में आ गए, एसेट को समझते हैं। एसेट शोज हाउ द फंड्स हैव बीन इन्वेस्टेड बाय द बिजनेस। एसेट क्या दिखाता है कि जो भी पैसा, जो भी पूंजी हमारे पास, जो भी कैपिटल आया हुआ है उसको कैसे हमने इन्वेस्ट किया है, इसके बारे में बताता है कौन, एसेट। एसेट हमें बताता है कि फंड को कैसे इन्वेस्ट किया गया है। जैसे हमने मान लो 1 लाख रुपए जो है पूंजी लगाई गई, 1 लाख कैपिटल यानी 1 लाख लाइबिलिटी लगाई गई। इस 1 लाख में से 1 लाख में से हमने मान लो 50,000 रुपीज का फर्नीचर ले लिया, 20,000 रुपीज ऑफिस को फर्निश करवाने में लगा दिया, और 10,000 रुपीज के गुड्स खरीद लिए। तो ये जहां जहां पैसे हमने लगाए, कहाँ कहाँ पैसे कैसे कैसे इन्वेस्ट किए, ये जितनी भी चीजें आ रही हैं सामने, ये सब की सब एसेट होती हैं। एसेट बताता है कि फंड्स को कैसे इन्वेस्ट किया गया है। एनीथिंग, दूसरी हिसाब से देखो, एनीथिंग व्हिच विल एनेबल द फर्म टू गेट बेनिफिट इन द फ्यूचर।
इज एन एसेट। यानी ऐसी कोई भी चीज जो भविष्य में कमा करके देगी, ऐसी कोई भी चीज जो भविष्य में कंपनी को, ऑर्गेनाइजेशन को कमा करके देगी, उसे एसेट कहते हैं। कोई भी चीज आप उदाहरण के लिए ले लीजिए, जैसे आपने दुकान खोली है ना, दुकान में मशीनरी लगा दी, प्लांट लगा दिया है ना, प्लांट मशीनरी हो गई, आपने कंप्यूटर लगा दिए, तो कंप्यूटर लगा करके हम भविष्य में पैसे ही कमाने के उद्देश्य से लगा रहे हैं, हमने मशीनरी लाई है पैसे कमाने के उद्देश्य से। तो ऐसी चीज जिससे फर्म भविष्य में बेनिफिट कमाने वाली है, भविष्य में फायदा कमाने वाली है, उसे एसेट कहा जाता है। एसेट्स आर द प्रॉपर्टीज ओन्ड बाय एन एंटिटी आर एंटरप्राइज। एसेट वो प्रॉपर्टी जिसे बिजनेस की ओनरशिप जिसे में रहती है, उसे भी एसेट कहा जाता है। जैसे कुर्सी है अगर मान लो मेरी ऑफिस में, तो वो मेरी बिजनेस की ओनरशिप है, मालिक है कौन, बिजनेस ओनर है उसका, तो उसे भी ऐसी प्रॉपर्टी जिसकी ओनरशिप बिजनेस के पास हो, उसे हम एसेट कहते हैं। दे आर इकोनॉमिक रिसोर्स ऑफ द बिजनेस, मतलब ये आपके इकोनॉमिक रिसोर्स हैं बिजनेस के, मतलब बिजनेस को कुछ ना कुछ पैसे कमा करके देंगे, कुछ ना कुछ पैसे कमा करके देंगे, तो इन सबको हम एसेट कह देते हैं। बहुत ज़्यादा डिटेल में यहाँ जाने की जरूरत नहीं, ये आउट ऑफ द सिलेबस है, बुक में कहीं जिक्र नहीं है इस बात का जो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, बट सेंस बनाता है। कल को आप जब फैसला करोगे कि किसे एसेट में रखना है, किसे लाइबिलिटी में रखना है, तो ये चीज़ें आपके दिमाग में रहनी चाहिए। ऐसी कोई भी चीज़ जो भविष्य में कमा करके दे, उसे एसेट कहेंगे। ठीक है, फंड कहाँ इन्वेस्ट किए गए हैं, अगर वो हम पता कर सकें तो उसे हम एसेट कहेंगे। कोई ऐसी प्रॉपर्टी जिस पर बिजनेस का हक है, जिस पर बिजनेस का अधिकार है, एसेट कहेंगे। इकोनॉमिक रिसोर्स को एसेट कहते हैं। अब यहां पर बहुत सारे एग्जांपल हमने देखे हुए हैं, लिखे हुए हैं, जैसे कैश हो गया। कैश क्या है, कैश एसेट है। तो यहां पर हम बात कर रहे थे एसेट में क्या क्या चीज आती है, तो आपका कैश एसेट होता है। बैंक या बैंक में जो पैसा होता है, बैलेंस होता है, वो भी एसेट होता है। डेटर, जैसे क्रेडिटर कौन होता है, जिससे हमने उधारी ली है, उसे क्रेडिटर कहते हैं। जिसको हमने उधार पे पैसा मतलब सामान दिया हुआ है, उसे डेटर कहते हैं। क्या बोलते हैं, डेटर। और डेटर भी हमारा एसेट होता है। प्लांट हो गया, मशीनरी हो गई, बिल्डिंग हो गई। बिल्स रिसीवेबल, हमने कोई सर्विस दी है, बदले में बिल हमें मिलने वाला है, तो यानी कि हमारी इनकम होने वाली है एक तरीके से, तो वो हमारा एसेट है। स्टॉक इन ट्रेड, यानी कि जो हमारे पास इन्वेंट्री वगैरह है या स्टॉक है, वो भी हमारा एसेट है। प्रीपेड एक्सपेंसेस, जो हमने पहले से ही खर्चा कर दिया है, उसका फायदा अब मिलने वाला है, पहले से हमने रिचार्ज करवा लिया, अब उसका फायदा हम लेने वाले हैं, तो वो भी आपका एसेट होता है। गुडविल वगैरह, इंटेंजिबल एसेट, एसेट भी कई टाइप के होते हैं, उनमें से गुडविल। व्हीकल हो गई, कंप्यूटर वगैरह खरीद लिया, फर्नीचर ले लिया। शॉर्ट टर्म लोन, शॉर्ट टर्म लोन अगर आपने किसी को दिया हुआ है, लोन किसी को अगर दे रखा है तो वो एसेट है। अगर कर्जा ले रखा है तो वो लाइबिलिटी होती है। तो ये सारी चीजें आपकी फ्रेंड जो है आ जाती हैं किसमें, एसेट की परिभाषा में आ जाती हैं। एसेट वैसे तो कई टाइप के होते हैं, पर हम इसे अभी यहाँ के लिए सिर्फ करंट और नॉन करंट में निपटाएंगे। करंट एसेट और नॉन करंट एसेट दो तरीके के होते हैं। करंट एसेट वो एसेट होता है जो कैश में कन्वर्ट हो जाता है विद इन 1 ईयर। उस एसेट को जिसे हम 1 साल के अंदर में कैश में कन्वर्ट करवा सकें, उसे करंट एसेट कहा जाता है। ठीक है, तो अगर 1 साल के अंदर कोई चीज़ जो है आपकी कैश में कन्वर्ट होने वाली है, तो उसे आप क्या बोलेंगे, करंट एसेट बोल देंगे। क्रेडिटर की बात अगर करेंगे हम, तो अगर हम देखें जो है कोई भी चीज़ जिसे हम 1 साल के अंदर में कैश में कन्वर्ट करवा सकते हैं, उसे हम करंट एसेट बोलते हैं। कैश आपका कैश में ही रहता है ना, तो करंट एसेट है वो आपका। इसी तरीके से मान लो कोई स्टॉक है जिसको 1 साल के अंदर में आप बेच देंगे, तो वो स्टॉक भी आपका करंट एसेट का ही एग्जाम्पल होगा। क्रेडिटर अगर हम देखें, क्रेडिटर मैंने आपको समझाया था कि अगर हम किसी से उधारी पर कोई सामान खरीदते हैं तो उसे क्रेडिटर कहा जाता है। जैसे मान लो ये मैं हूँ ए, और मैंने जो है यहाँ पर एक व्यक्ति है जिसकी दुकान है, इसकी दुकान से कोई सामान उधारी पर लिया। मैं मान लेता हूँ एक मोबाइल मैंने जो है उधारी पर खरीदा है, इसका मतलब मुझे इसे 15,000 रुपये मान लो देने हैं, 15,000 आई हैव टू पे। तो इस केस में ये जो व्यक्ति है ये मेरे लिए क्रेडिटर है। ये जो व्यक्ति जिससे मैंने उधार पर लिया हुआ है, उससे मैंने सामान उधारी पर लिया हुआ है, तो जिस व्यक्ति से मैंने उधारी पर लिया हो वो मेरे लिए क्रेडिटर का काम करे, क्योंकि मैंने क्रेडिट पर लिया हुआ है, उधारी पर लिया हुआ है, इसीलिए वो क्रेडिट पर दिया है, तो वो क्रेडिटर कहलाएगा। यही सिंपल सी बात है। अब इसी चीज को कई तरीके से देखेंगे। क्रेडिटर इज ए पर्सन आर एन एंटरप्राइज टू हुम एन एंटरप्राइज ओज अमाउंट अगेंस्ट क्रेडिट परचेज ऑफ गुड्स आर सर्विसेज टेकन। तो मतलब आपने कोई गुड्स खरीदा हुआ है या कोई जो है सर्विस ली हुई है क्रेडिट पर, तो उस केस में आपको कुछ पेमेंट करनी है, कुछ पेमेंट ओ करते हैं, तो उस व्यक्ति को क्रेडिटर बोलते हैं। फ्रॉम हूम वी बाई गुड्स आर डेट ऑन डेट इज क्रेडिटर। जिस व्यक्ति से, फ्रॉम होम जिस व्यक्ति से हम
गुड्स को उधारी पर खरीदते हैं, कर्जे पर खरीदते हैं, उसे क्रेडिटर कहा जाता है, उस व्यक्ति को क्रेडिटर कहा जाता है। और जिस व्यक्ति को हम उधारी पर सामान बेचते हैं उसे डेटर कहा जाता है। अगर हम खरीदते हैं, जिस व्यक्ति से आप कर्जे पर लोगे, जैसे मान लो तुम्हारी जूतों की दुकान है और तुम एक दुकान बड़े होलसेलर के पास गए और उससे 1 लाख रुपए के जूते जो है उधार पर ले आए, तो वो जो होलसेलर है वो तुम्हारे लिए क्रेडिटर है, ठीक है। और उस दुकानदार के लिए, होलसेलर के लिए तुम क्या हो, तुम डेटर हो, मतलब तुम डेटर हो उसके, ठीक है। अब क्रेडिटर क्या होता है, क्रेडिटर जो है हमारी लाइबिलिटी होती है, क्रेडिटर हमारी लाइबिलिटी होती है। क्यों लाइबिलिटी होगी, क्योंकि तुमने जो है दुकानदार से 1 लाख के जूते ले आए हैं, पैसे भी नहीं देने हैं, दिए हैं, तो पैसे तुम्हें देने हैं, तो तुम्हारे सर पर बोझ है, इसीलिए क्रेडिटर जो होता है हमारा वो लाइबिलिटी में आता है, ठीक है। एग्जाम्पल यहाँ पर वही चीज़ मैंने आपको दिखाई हुई है, जो चीज़ मैंने आपको बताई कि आपने एक मोबाइल खरीदा है किसी दुकानदार से और तुमने पेमेंट नहीं की है, बल्कि जो है तुमने कहा है कि हम 6 महीने बाद पेमेंट करेंगे, यानी उधारी पर ले आए हो, तो ये कैश नहीं, कैश बेसिस पर ना करके क्रेडिट पर, मतलब खरीद बेच क्रेडिट पर हुई है, तो ऐसे में जो शॉपकीपर है वो क्रेडिटर कहलाएगा तुम्हारे लिए। क्या कहलाएगा, क्रेडिटर कहलाएगा। जो उधारी पर देता है उसे क्रेडिटर कहते हैं, जो उधारी पर लेता है उसे कर्जदार या डेटर कहते हैं, हिंदी भाषा में समझ लीजिए, क्योंकि डेटर और क्रेडिटर में आपको कंफ्यूजन होगी बार बार, तो ध्यान रखिएगा। जो उधारी पर लेता है उसे क्रेडिटर कहते हैं, और जो उधारी पर देता है, सॉरी उल्टा ही हो गया, जो उधारी पर देगा पैसे हमें, जैसे मान लो दुकानदार ने हमको 1 लाख रुपए के जूते उधारी पर दिए, तो क्रेडिटर कौन है, जिसने 1 लाख रुपए के जूते हमें उधारी पर दिए, वो हमारा क्रेडिटर हो गया। और अगर मान लो हमने किसी छोटे दुकानदार को 5,000 रुपए के जूते उधारी पर दे दिए, तो हम क्या हो गए, डेटर हो गए, यानी वो डेटर हो गया कौन, जिस व्यक्ति को हमने कर्जा उधारी पर दिया हुआ है, जो उधारी पर हमसे लिया हुआ है वो हमारा डेटर हो गया, ठीक है। मेरे ख्याल से क्लियरिटी कम, कंफ्यूजन ज़्यादा बन गई है, पर कोई बात नहीं, समझेंगे एक बार फिर से। क्रेडिटर हमने समझा और डेटर अब समझेंगे। क्रेडिटर मैंने आपको समझाया, देखो फिर से देख लो एक बढ़िया एग्जांपल से। ये मान लो तुम हो, ए है एक व्यक्ति, हियर इज अ पर्सन बी, ठीक है। इसकी मोबाइल की शॉप है, यहाँ से तुम एक मोबाइल लेकर उधारी पर चले आए अपने पास में, तुम मोबाइल उधारी पर लेकर आए हैं, तो तुम्हें पैसे भविष्य में देने होंगे इसको, है ना। अभी उधारी पर लिए हो लेकिन भविष्य में तुम्हें इसे पैसे देने पड़ेंगे, तो जो बी है ये क्रेडिटर कहलाएगा। क्या कहलाएगा, बी क्रेडिटर कहलाता है, यानी जो उधारी पर हमें सामान देगा उसे हम क्रेडिटर कहेंगे, ठीक है। और जो उधारी पर सामान लेता है, कौन ले रहा है, ए, उधारी पर तुम लेकर आए हो तो तुम्हें पैसे देने हैं, राइट, तुम पैसे दोगे वो पैसे लेगा, तो तुमने उधार लिया हुआ है, क्या किया, इस दुकानदार ने तुमको उधारी पर बेच दिया, भविष्य में इसको पैसे मिलेंगे, तो ये क्या हो जाएगा, ए डेटर हो जाता है, ए क्या हो जाता है, डेटर हो जाता है। एसेट और लायबिलिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से देखो, देखो क्या हो रहा है, ए जो है भविष्य में पैसे देगा बी को, ए क्या करेगा, भविष्य में 5,000 रुपये या 15,000 रुपये बी को देगा, यानी भविष्य में बी को पैसे मिलने हैं, तो यानी कि बी के लिए ये एसेट है, क्या है, ये जो 15,000 रुपये का मोबाइल बेचा है वो उसका एसेट है, क्योंकि भविष्य में ये पैसा कमा करके दे रहा है, मान लीजिए 15,000 रुपये उसको कमा करके दे रहा है, ठीक है। तो ये हो गया फ्रेंड्स हमारा डेटर और क्रेडिटर। ज़्यादा परेशानी की जरूरत नहीं है, जितना समझ में आ रहा है काम हो जाएगा। डेटर इज अ पर्सन आर एन एंटिटी हु ओज अमाउंट टू इंटरप्राइज अगेंस्ट क्रेडिट सेल ऑफ गुड्स आर सर्विसेज रेंडर्ड। तो डेटर कौन सा व्यक्ति होता है, हु ओज अमाउंट, यानी कि यहाँ पर कंपनी का उधार लिए बैठे हो तुम, कंपनी का उधार लिए बैठे हो। जैसे मैं मान लो मार्केट में गया और मैंने जो है एक बुक खरीदी उधारी पर, मैंने एक बुक उधारी पर खरीद ली, तो मैं क्या हुआ बताओ, इस पूरी ट्रांजेक्शन में मैं मार्केट में गया, मैंने उधारी पर एक बुक ले ली, तो मैं क्या हुआ, मैं डेटर हुआ उस दुकानदार के लिए। क्यों, क्योंकि भविष्य में मुझे उसे पैसे चुकाने पड़े, मैंने उधारी पर लिया हुआ है, अगर मैं उधारी पर लूंगा तो मैं डेटर कहलाऊंगा। उसने मुझे उधारी पर पैसे दिए हुए हैं, उधारी पर बुक दे रखी है, उसने मुझे क्रेडिट पर दे रखा है, तो जो क्रेडिट पर देता है वो क्रेडिटर कहलाता है, जो क्रेडिट पर देता है वो क्रेडिटर कहलाता है। मैंने क्रेडिट पर दिया है, नहीं, मैंने क्रेडिट पर नहीं दिया, मेरे पास है ही नहीं किताब, तो मैं क्रेडिट पर दूंगा कैसे। तो जिसकी औकात है देने की क्रेडिट पर, वही क्रेडिटर कहलाएगा। समझ गए, अब मेरे ख्याल से क्लियर हो गया होगा। जिस व्यक्ति की औकात हो, हैसियत हो कर्जा किराए मतलब जो है उधारी पर देने की, उस औकात वाले व्यक्ति को, उस हैसियत वाले व्यक्ति को हम क्रेडिटर बोलते हैं। ये आपको अब दिमाग में रखना होगा, ठीक है। तो जैसे मान लो मैं एक एग्जांपल देता हूं यहाँ पर,
दो व्यक्ति हैं, ये पानी पूरी की दुकान लगाता है और तुम जाकर के 10 रुपए की पानी पूरी खा लिए, ठीक है, तुम 10 रुपए की पानी पूरी खा लिए। तो अब बताओ इसमें क्रेडिटर कौन है? मान लो ये सी है और ये डी है, इसमें क्रेडिटर कौन है भाई? जिसकी औकात है 10 रुपए की खिलाने की, वही, जिसकी हैसियत है तुम्हें उधार देने की, वही व्यक्ति क्रेडिटर होगा। सो डी इज क्रेडिटर। और जो एक क्रेडिटर हो गया तो दूसरा अपने आप ही डेटर हो जाता है, ये भी कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि ये उधारी खिला रहा है तभी तो तुम खा पा रहे हो। दैट्स वाई अब मेरे ख्याल से आपको यहाँ पर अब कोई शंका बननी नहीं चाहिए, ठीक है। तो टू होम वी सेल गुड्स ऑन डेट इज डेटर। जिसको हम उधारी पर सामान बेचते हैं वो हमारा डेटर हो जाता है, जिसको हम उधारी पर सामान बेचते हैं। जैसे मान लो तुम मेरा कोर्स खरीदते हो, पैसे नहीं देते, कर्जे पर ले लेते हो, बोलते हो सर कि मैं पास होने के बाद दे दूंगा, तो मैं जो है क्रेडिटर हुआ और तुम मेरे क्या हो गए? डेटर हो गए। देखो मेरी हिम्मत है, मेरी हैसियत है, मेरी औकात है, तभी मैं तुम्हें कर्जे पर दे पा रहा हूं। तो जिसकी हैसियत, हिम्मत और औकात है वो क्रेडिटर है, मैं क्रेडिटर हूं। तुम्हारी हिम्मत और हैसियत और औकात नहीं है, मतलब उदाहरण दे रहा हूं सिर्फ समझने के लिए कि डेटर और क्रेडिटर में एकदम कंफ्यूजन क्लियर कर लो, ठीक है। तो तुम नहीं ले सकते मेरा कोर्स अभी नगद दे करके, दैट मीन्स कि यू आर डेटर, ठीक है। तो मैंने जिसको कर्जे पर दिया वो मेरा डेटर हो गया, क्लियर हो जाता है। जैसे उदाहरण के लिए अशोक ने बाई किया एक मोबाइल क्रेडिट पर, किससे? एक दुकानदार महेश से, ठीक है। अशोक ने क्या किया हुआ है? महेश से मोबाइल उधारी पर लिया हुआ है। अब आप बताओ इसमें डेटर कौन है, क्रेडिटर कौन है? भाई महेश के पास मोबाइल है, उसकी औकात है, उसकी हैसियत है, इसीलिए वो ए को दे रहा है। दैट मीन्स कि महेश क्रेडिटर हो गया, इसके पास क्रेडिट अवेलेबल है, क्रेडिट पर दे पा रहा है, दैट्स वाई ही इज क्रेडिटर। और ए ने उधार ले रखा है, दैट्स वाई ए इज डेटर, ठीक है। ए या अशोक इज डेटर। आई बिलीव फंडा पूरा क्लियर हो गया। अब यहां से बैलेंस शीट इक्वेशन शुरू होती है, लेकिन हमें लगता है आधे घंटे तो हमने लगभग लगा दिए केवल टर्म्स क्लियर करने में। नॉट टू वरी, चिंता की आवश्यकता नहीं है, जरूरत पड़ेगी, काम आएगा। देखिए क्या है कि अकाउंटिंग में हमारे लिए सभी चीज़ें नई हैं, एलिस इन द वंडरलैंड वाली सिचुएशन है कि हर चीज़ नई सामने आ जाती है। ऐसे में कोई चीज़ अचानक से आएगी तो आप परेशान हो जाएंगे, दैट्स वाई आई एम एक्सप्लेनिंग इट, ठीक है। तो कैपिटल में हमने देखा कि प्रोप्राइटर जो पैसा इन्वेस्ट करता है, जो भी अमाउंट लगाता है उसे हम कैपिटल कहते हैं। अब जो पैसा लगाया जाता है वो पैसा, यानी कि जो अमाउंट लगाई जाती है वो पैसा भी हो सकता है या उसके बदले में सामान भी या एसेट भी लगाया जा सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। कंपनी के केस में बहुत सारे लोग मिलकर के पैसा लगाते हैं, उन सबको शेयर होल्डर कहा जाता है। कैपिटल जो होती है वो ओनर की इक्विटी, यानी ओनर का हिस्सा होता है। इक्विटी मतलब हिस्सा, पूरे बिजनेस में ओनर के पास कितना है सर? 30% है, तो ओनर की इक्विटी या कैपिटल कह दीजिए। और उसी को नेटवर्थ भी कहा जाता है कि उस व्यक्ति की नेटवर्थ कितनी है, जितनी पूंजी उसने लगा रखी है। ड्राइंग में हमने देखा कि यदि कोई व्यक्ति बिजनेस चला रहा है और वो अपने पर्सनल खर्चे के लिए उसमें से पैसे निकाल ले या उसमें से सामान निकाल ले, सामान जिस चीज़ की दुकान होगी, गोलगप्पे की दुकान लगाओ तो गोलगप्पा निकाल लोगे, अगर जो है फ्रिज की दुकान लगाए हो तो फ्रिज निकाल लोगे, अगर जूतों की दुकान लगाओ तो जूते निकाल लोगे, जो सामान तुम बेच रहे हो वो निकाल लोगे, अगर या नगद निकाल लो, गल्ले से नगद निकाल लो, तो उस चीज को हम ड्राइंग कहते हैं, पर्सनल यूज के लिए निकाला है। ऑफिस यूज के लिए भी पैसे निकाले जाते हैं, ये भी नहीं है भाई मैं गल्ले से 5,000 रुपए निकाल करके गया, कुर्सी खरीद करके ऑफिस में ला करके रख दिया, तो उसे हम ड्राइंग नहीं कहेंगे। क्यों? क्योंकि भाई 5,000 रुपए खर्चा तो हुआ है, लेकिन वो ऑफिस के पर्पज से हुआ है। आप गए एक मोबाइल खरीद कर ले आए और उस मोबाइल को आप ऑफिस के पर्पज से यूज करना चाहते हैं, तो वो आपका ड्राइंग नहीं कहलाएगा। ड्राइंग पर्सनल यूज के लिए हुआ कि मैंने 5,000 रुपए गल्ले से निकाले और जाकर के शेरवानी सिलवा ली, मेरा पर्सनल यूज होगा, बिजनेस से कोई लेना देना नहीं है, तो उसे हम ड्राइंग कहेंगे, पर्सनल यूज को। ड्राइंग में मैंने आपको बताया कि आप पैसा भी निकाल सकते हैं, आप गुड्स भी निकाल सकते हैं, जिस चीज का भी आपका बिजनेस हो। ड्राइंग से पूंजी घटती है, जितना भी आप ड्राइंग करेंगे उतना ही आपकी कैपिटल से घटा दिया जाएगा। सोचो 1 लाख रुपए आपने पूंजी लगा रखी है और उसमें से 20,000 रुपए अगर आपने पर्सनल यूज के लिए निकाल लिए, तो अब तुम्हारी कैपिटल सिर्फ 80,000 रुपए बचेगी, 80,000 बचेगी 1 लाख रुपीज में से, क्योंकि 20,000 यू हैव स्पेंट। ओके, लायबिलिटी की हमने बात की, तो लायबिलिटी जो हमारे सर पर बोझ होता है उसे हम लायबिलिटी कहते हैं। सरल शब्दों में जो हमारे ऊपर कर्जा होता है, जो हमारे ऊपर बोझ होता है, उसे लायबिलिटी कहते हैं। या फिर जहां से भी फंड का हम अरेंजमेंट जिस सोर्स से कर पाते हैं उसे हम लायबिलिटी कहते हैं। जैसे पूंजी, कैपिटल, सोर्स, अगर हम पूंजी अरेंज कर रहे हैं, कैपिटल ला रहे हैं, तो वो हम क्या कर रहे हैं, एक तरीके से फंड लेकर आए, 1 लाख रुपए का फंड लेकर आए, तो हमारे ऊपर वो कर्जा है, वो हमारे ऊपर बोझ है, तो उसे हम लायबिलिटी कहते हैं। तो कैपिटल, क्रेडिटर, बिल्स पेबल, बैंक ओवरड्राफ्ट, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, टैक्स पेबल, बैंक लोन, टर्म डिपॉजिट, डिमांड डिपॉजिट, ये सारे के सारे हमारे जो है क्या है, लायबिलिटी है, कर्जे हैं। बैंक लोन, ध्यान रखना है, हमने किसी से लोन लिया है, हमें चुकाना है, तो उसे हम यहाँ पर रख रहे हैं। लोन 2 तरीके के हो सकते हैं, मैं यहाँ बैंक के पॉइंट ऑफ व्यू से, बैंक लोन ले भी लेता है, लोन दे भी देता है ना। जैसे हम इंटर बैंक में लोन लेते हैं और दूसरे कस्टमर को लोन दे देते हैं, तो अगर हमने लोन लिया हुआ है तो हमें लौटाना पड़ेगा, तो वो लायबिलिटी है। अगर हमने लोन दिया हुआ है तो हमको लौट के पैसा मिलेगा, वो एसेट है।
ठीक है, क्लियर हो जाता है। इन सभी टर्म पर मैंने डिस्कस किया है। क्रेडिटर मैंने यहाँ पर लिखा था केवल, क्रेडिटर मैंने आपको बाकायदा एक्सप्लेन करके दिखाया क्रेडिटर होता क्या है। फिर हमने देखा लाइबिलिटी दो तरीके की होती है, करंट लाइबिलिटी, नॉन करंट लाइबिलिटी। लाइबिलिटी चूंकि बोझ होती है, चुकाना होता है, तो अगर 12 महीने के अंदर अंदर चुका दिए, 12 मंथ के अंदर अंदर लौटा दिए, तो उसे हम करंट लाइबिलिटी बोलते हैं। अगर 12 महीने ज्यादा लग गया लौटाने में तो उसे नॉन करंट लाइबिलिटी बोलते हैं। करंट लाइबिलिटी वो कर्जा होता है जो कंपनी को 12 महीने, एक फिजिकल ईयर है ना, या फिर एक ऑपरेटिंग साइकिल में लौटाना होता है। ठीक है, जैसे रेंट हो गया, सैलरी हो गई आपकी, और शॉर्ट टर्म डेट वगैरह हो गए जो आपने लिया है, लौटाना है 1 साल के अंदर अंदर में, वो सारी आपकी करंट लाइबिलिटी हो जाती है। फिर हमने एसेट देखा। एसेट ये बताता है कि फंड को कहाँ कहाँ कैसे कैसे यूटिलाइज किया गया है, वो चीज बताता है एसेट। साथ ही साथ में ये भी देखा कि फंड मतलब जो है ऐसी कोई भी चीज जो भविष्य में फर्म को कुछ कमा करके देगी, उसे हम एसेट बोलते हैं। एनीथिंग which will enable the firm to get benefit from in future, भविष्य में आपको बेनिफिट होने वाला है तो उसे हम एसेट बोल देते हैं। एसेट जो है प्रॉपर्टी होती हैं जिन्हें इंटरप्राइज द्वारा ओन किया जाता है, यानी कोई प्रॉपर्टी अगर कंपनी की है तो उसे भी एसेट बोला जाता है। ये इकोनॉमिक रिसोर्सेस होते हैं, यानी कि कुछ ना कुछ इकोनॉमी मतलब पैसे कमा करके देते हैं। इसमें हमने बहुत सारे एग्जांपल देखे। आपके पास जो कैश होता है वो एसेट है, जो बैंक है वो एसेट है, डेटर आपका एसेट है, कैश एसेट है। ठीक है, क्योंकि कैश है हमारे पास, हम उसको यूज करेंगे। बैंक है, हमें मतलब बैंक में बैलेंस है, हमें फायदा करेगा। डेटर है, हमने किसी को कर्जा दिया हुआ है, मतलब किसी को सामान कर्जे पर दिया, वो भविष्य में हमको पैसे देगा, तो ये भी हमारा एसेट होता है। प्लांट मशीनरी एसेट हो गए, हमारे बिल्डिंग में लगे होंगे। बिल्स रिसीवेबल्स, हमने कोई सर्विस दी है, बदले में पैसा मिलने वाला, बिल्स रिसीव होने वाला है, तो वो हमारा क्या होगा, एसेट होगा। बिल्स पेएबल, बिल्स पेएबल हमारा, हमने सर्विसेज ली है, बिल पे करना है, हमारे सर पे बोझ है, लाइबिलिटी है। बिल्स रिसीवेबल्स हमें मिलने वाला है, हमारा बोझ नहीं है, एसेट है हमारा। ओके, इसी तरीके से स्टॉक एंड ट्रेड, मतलब ऐसा स्टॉक जो अभी हम बेच खरीद रहे हैं, इन्वेंट्री या स्टॉक जो हमारे पास रखा हुआ है, भंडारण है। प्रीपेड एक्सपेंसेस, जो हम पहले खर्च, मोबाइल का रिचार्ज पहले करवा लिए, उसका यूज हम महीने भर करने वाले हैं, तो प्रीपेड एक्सपेंसेस भी हमारा एसेट में आता है। गुडविल हो गई, पेटेंट हो गया, ये सारी चीजें, व्हीकल हो गई, कंप्यूटर हो गए, फर्नीचर हो गया, शॉर्ट टर्म लोन जो आपने किसी को दे रखा है, आपको लौट कर पैसा मिलेगा, तो ये सारी चीजें फ्रेंड्स एसेट में आती है। एसेट को भी हमने दो पार्ट में बाइफरकेट किया है, वैसे तो होते बहुत ज्यादा है पर हम दो में करके निपट रहे हैं, करंट और नॉन करंट एसेट। करंट एसेट कौन से होते हैं, जो हम 1 साल के अंदर कैश में कन्वर्ट कर पाए, जैसे कैश तो कैश में ही है, ठीक है, और उसके अलावा मान लो कोई स्टॉक है जो 1 साल में बेच करके तुम कैश में कन्वर्ट करवाने हो, तो वो सारे आपके करंट एसेट में आ जाते हैं। फिर हमने क्रेडिटर देखा। क्रेडिटर क्या होता है, अगर हम किसी व्यक्ति से सामान उधारी पर ले आए, ठीक है, तो वो जिस व्यक्ति ने हमको सामान उधारी पे दिया उसे ही क्रेडिटर कहते हैं। अब इसमें ज्यादा इतनी लैंग्वेज हम नहीं पढ़ेंगे, ठीक है, क्लियर हो गया। मैं जैसे मेरी जूतों की दुकान है या मेरी गोलगप्पों की दुकान है, मैं मान लेता हूं मैं गोलगप्पे खिलाता हूं लोगों को, तो मैं क्या करूंगा, एक बड़े होलसेलर के पास जाकर के 10,000 गोलगप्पे खरीद कर ले आया, पैसे मैंने नहीं दिए, उधारी पर ले आया, तो जिस व्यक्ति ने मुझे 10,000 गोलगप्पे दिए वो क्रेडिटर हुआ। वो क्या हुआ, क्रेडिटर, बस इतना ही समझ लेना। बाद में मुझे उसे पैसे चुकाने पड़ेंगे, तो अगर मैं वहां से उधारी पर सामान तो ले आया हूं, तो इसका मतलब क्या, मैं 10,000 गोलगप्पे के पैसे नहीं दूंगा, मुझे देना पड़ेगा, इसका मतलब ये मेरे सर पर बोझ है, इसका मतलब ये लाइबिलिटी है। तो क्रेडिटर क्या होता है, व्यक्ति की लाइबिलिटी होती है, बिजनेस की लाइबिलिटी होती है। ये बात भी मैं आपको यहाँ क्लियर कर दी हूँ। एग्जाम्पल भी मैंने यहाँ पर दिया था, उदाहरण भी मैंने यहाँ पर हिंदी में लिखा था, उल्टा बोल दिया था मैंने। जो उधारी पर देता है, उस गोलगप्पे वाले ने हमको 10,000 गोलगप्पे उधारी पर दिए, तो वो क्रेडिटर है। और जो उधारी पर लेता है, चूंकि मैंने 10,000 गोलगप्पे उधारी पर लिए हैं, तो मैं कर्जदार हुआ, है ना, डेटर को हिंदी में कर्जदार कहते हैं, तो मैं कर्जदार या डेटर कहलाऊंगा। ठीक है, फिर हमने डेटर का भी इसी तरीके से एग्जाम्पल देखा, जिसको हम कर्जे पर या उधारी पर सामान बेचते हैं उसे हम डेटर कहते हैं। जैसे अशोक ने मोबाइल खरीदा हुआ है क्रेडिट पर, किससे, महेश से। अशोक ने महेश से मोबाइल लिया हुआ है, तो मोबाइल कौन दिया, महेश ने दिया, यानी महेश की हिम्मत है, हैसियत है, तभी वो उधार दे पा रहा है, तो महेश क्रेडिटर हो गया। एक ऐसे ही टर्म जोड़ दिया ताकि आपको दिमाग में रहे कि क्रेडिटर कौन है, डेटर कौन है। ठीक है, तो गोलगप्पे वाले की औकात थी 10,000 गोलगप्पे देने की, तो अब उसने दिया। जिसकी औकात है वो क्रेडिटर है, जिसकी औकात नहीं है, जो उधार मांग रहा है, वो डेटर हो गया। सिंपल सी बात है। ठीक है, तो ये हो गया, महेश इज क्रेडिटर फॉर द अशोक, और जो है अशोक इज डेटर फॉर द महेश। ठीक है, अब बैलेंस शीट इक्वेशन थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। तो आई थिंक हमने जो पूरा पढ़ा उसको रिवाइज भी कर लिया। बैलेंस शीट इक्वेशन क्या होती है भाई, देखो ये है इक्वेशन, एसेट इक्वल टू लायबिलिटी प्लस कैपिटल के होता है बैलेंस शीट इक्वेशन। पूरा निचोड़ जो है कहानी सिर्फ इसी एक लाइन पर ही निर्भर है, हमें पूरा यही डिस्कशन करना है।
तो बैलेंस शीट में हमेशा ध्यान रखिएगा एसेट बराबर लायबिलिटी प्लस कैपिटल के होता है। अभी हमने आपको सिखाया कि सर जो पूंजी होती है, कैपिटल जो आपका आता है, बिजनेस अलग होता है, बिजनेसमैन अलग होता है बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट के तहत, तो जो कैपिटल है वो भी एक लायबिलिटी होती है, लेकिन फिर भी लायबिलिटी आउटसाइड लायबिलिटी को अलग और कैपिटल मतलब जो है जो ओनर की जो लायबिलिटी होती है उसको अलग रखा जाता है। ओवरऑल अगर हम ये देखें तो ये लायबिलिटी ही है। मेरा कहने का जो भाव है वो ये है कि एसेट इक्वल टू एक्चुअल में लायबिलिटी के होता है। जितना भी कंपनी का एसेट है वो बराबर कंपनी के लायबिलिटी के होगा। इसी चीज को थोड़ा और सहूलियत देने के लिए इन्होंने लायबिलिटी को दो पार्ट में तोड़ा। इन्होंने कहा कि लायबिलिटी को अलग ले लो और जो ओनर ने पैसा लगाया है उसको पूंजी मान लो, कैपिटल मान लो, उसको अलग ले लो। क्यों करते हैं ऐसा सर? क्योंकि क्या है कि ओनर क्या है कि अपने पूंजी पर रिटर्न चाहता है, तो ये बोलता है कि भाई हमने 10 लाख लगाया है तो मुझे कम से कम 8% रिटर्न चाहिए। तो इसी चीज को ध्यान में रखने के लिए कैपिटल को अलग कर लिया गया। फिर बाद में अब ये लायबिलिटी ये भी है, ये पूरी लायबिलिटी थी, तो ये सर कैसी लायबिलिटी? तो इन्होंने कहा कि इसको दो लायबिलिटी पार्ट में बांट लो, एक आउटसाइड वाली लायबिलिटी हो गई और एक ओनर की लायबिलिटी हो गई। ओनर की लायबिलिटी को हम कैपिटल कह देते हैं। ठीक है, यही सारा डिस्कशन हमें यहाँ पर मचाना है। टोटल क्लेम अभी के लिए अगर हम ये छोड़ दें, अगेंस्ट अ बिजनेस विल बी ऑलवेज इक्वल टू टोटल एसेट ऑफ द बिजनेस, यानी कि टोटल एसेट हमेशा टोटल क्लेम के बराबर होगा, या इसी को टोटल एसेट इक्वल टू ऑलवेज टोटल लायबिलिटी के होता है। ठीक है, अब इसी चीज में यहां क्या लिखा है? टोटल क्लेम का क्या मतलब है? दोज ऑफ आउटसाइडर्स सच एज क्रेडिटर्स एंड ऑफ ओनर्स दैट इज नेटवर्थ। ये बोल रहे हैं कि जो टोटल क्लेम है भाई, टोटल क्लेम आपका, या जिसे हम टोटल लायबिलिटी भी कह रहे हैं, इसमें दो लोग हैं। एक तो आउटसाइडर की लायबिलिटी है, आउटसाइडर की लायबिलिटी है जिससे जैसे क्रेडिटर वगैरह। क्रेडिटर कौन? वो 10,000 गोलगप्पे जिससे हमने खरीदे थे वो हमारे सर पे बोझ है, तो उसकी लायबिलिटी है। आउटसाइडर की लायबिलिटी, गोलगप्पे वाले को हमें पैसे चुकाने हैं, प्लस जो ओनर ने पैसा लगाया है, जो ओनर ने पूंजी लगाई होगी, कैपिटल लगाया होगा, वो भी। ठीक है, तो ये आपका टोटल क्लेम में आपका ओनर का भी जो है क्लेम आ जाता है। ओनर के क्लेम को कैपिटल भी कहते हैं, उसी चीज को नेटवर्थ भी कहते हैं, बशर्ते कि कैपिटल में हम क्या करें, सरप्लस और जोड़ दें। सरप्लस क्या होता है सर? जैसे देखो हमने पूंजी लगाई 10 लाख की और हमको 50,000 रुपए का या 10,000 रुपए का प्रॉफिट हो गया, तो हमारा 1 लाख रुपए की पूंजी प्लस 10,000 रुपए का प्रॉफिट मिला करके 1.10, यानी कि 1,10,000 रुपए जो हमारे तैयार होते हैं उन्हें ही फ्रेंड्स हम नेटवर्थ कह देते हैं। ओके, बस इतनी सी ही बात है, कोई घबराने की जरूरत नहीं, हम ये सारी बातें कई बार करेंगे, सो नॉट टू वरी। तो हमेशा टोटल क्लेम या टोटल लायबिलिटी टोटल एसेट के बराबर होती है। फार्मूला हमारा एसेट इक्वल टू लायबिलिटी प्लस कैपिटल के होता है। मैंने आपको ये समझाया, ये टोटल एसेट है, ये टोटल लायबिलिटी है, बस लायबिलिटी को दो पार्ट में बांट दिया गया है। ठीक है, थोड़ा सा और इनकी परिभाषाओं को और देखते हैं। टोटल एसेट इक्वल टू टोटल लायबिलिटी के होता है, टोटल एसेट इक्वल टू टोटल लायबिलिटी होता है, या टोटल एसेट इक्वल टू टोटल क्लेम भी लिख सकते हैं। जो क्लेम होता है वो दो तरीके के क्लेम होते हैं। क्रेडिटर के क्लेम, यानी जिनसे हमने उधार पर ले रखा है उनकी लायबिलिटी, और हमने अपने मालिक से भी उधार ले रखा है उनकी लायबिलिटी, है ना। तो क्लेम ऑफ क्रेडिटर, जिनसे उधार ले रखा है उनके क्लेम, और ओनर के क्लेम, मालिक के क्लेम। ठीक है, इसी को क्लेम ऑफ क्रेडिटर को आउटसाइड लायबिलिटी कह देते हैं, और ओनर की जो है क्लेम को कैपिटल कह देते हैं। क्या कह देते हैं? कैपिटल कह देते हैं। ओके, बस यही इतना। तो टोटल एसेट बराबर आउटसाइड लायबिलिटी प्लस कैपिटल। तो एसेट इक्वल टू क्या हो जाएगा? आउटसाइड लायबिलिटी प्लस कैपिटल। सरल, कोई नया चीज नहीं सीख रहे हैं फ्रेंड्स। ठीक है, देखो टोटल एसेट इक्वल टू टोटल लायबिलिटी होता है, उसी चीज को इन्होंने लिखा एसेट इक्वल टू लायबिलिटी प्लस कैपिटल। देखो कुछ नया नहीं है। लायबिलिटी को बस इन्होंने कहा कि भाई आउटसाइड लायबिलिटी लिख लो, लेकिन हम आगे चल करके आउटसाइड नहीं लिखेंगे, बस एसेट इक्वल टू लायबिलिटी प्लस कैपिटल होता है। अब इसी को जितनी तरीके से तुम्हें घुमा घुमा के लिखना है लिखते रहो। कैसे घुमा सकते हैं सर? हम क्या करें, लायबिलिटी को इधर रहने दें तो एसेट यहाँ रहेगा और कैपिटल उधर जाकर के सब्सट्रैक्ट हो जाएगा, तो लायबिलिटी इक्वल टू एसेट माइनस कैपिटल हो सकता है। या हम इस बार क्या करें, लायबिलिटी को इधर ना लाएं, इस बार कैपिटल को इधर रखते हैं, कैपिटल यहीं रह गई तो एसेट माइनस लायबिलिटी हो गई, ये भी हो सकता है। ठीक है, तो ये कोई डिफरेंट चीज नहीं। हम बस केवल फ्रेंड्स जो है, मैं ज्यादा कहानी में विश्वास नहीं रखता, हम बस ये बात याद रखेंगे, टोटल एसेट इक्वल टू टोटल लायबिलिटी। हर बार मैं टोटल एसेट इक्वल टू टोटल लायबिलिटी लिखूंगा। फिर मैं आपको ये बता दूंगा कि भाई देखो लायबिलिटी दो तरीके की होती है, एक बाहरी लोगों की लायबिलिटी और एक अंदर के मालिक की लायबिलिटी, तो उसे कैपिटल कह देते हैं। तो हमारा एसेट इक्वल टू लायबिलिटी प्लस कैपिटल, बस। ठीक है, इसी फंडे पर ही पूरा चलता है, बाकी राम कहानी है, ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत हमें नहीं है। रूल्स फॉर द अकाउंटिंग की अगर हम बात करें, अकाउंटिंग इक्वेशन के लिए रूल क्या है? एवरी ट्रांजेक्शन है टू एस्पेक्ट, डुअल
डुअल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट होता है, हर एक ट्रांजेक्शन में दो एस्पेक्ट होते हैं। अगर किसी से पैसा लोगे तो बदले में पैसा दोगे, सरल सी बात है। एक थप्पड़ मारोगे तो एक थप्पड़ पाओगे, कुल मिला के ये कहानी ऐसी ही चलती है। तो डुअल एस्पेक्ट होता है, हर ट्रांजेक्शन में दो चीज़ें होती है। अगर किसी से सामान खरीदोगे तो कोई ना कोई सामान बेचेगा, ठीक है। किसी के यहाँ दारू पियोगे तो कोई ना कोई दारू पिलाएगा, ठीक है। तो ये होता है, हर एक ट्रांजेक्शन के दो एस्पेक्ट होते हैं। इंक्रीज और डिक्रीज इन लाइबिलिटी विल बी एडजस्टेड फ्रॉम द लाइबिलिटी। भाई लाइबिलिटी में इंक्रीज या डिक्रीज होगा तो कहाँ से एडजस्ट होगा? लाइबिलिटी से होगा भाई, सीधी सी बात है। मतलब इनका जो ब्रॉडर एस्पेक्ट है वो ये कहने का है कि सोचो यहाँ पर हम लाइबिलिटी लिखे हुए हैं और यहाँ पर एसेट लिखते हैं, ठीक है। तो अगर लाइबिलिटी में कहीं पर भी चेंज होगा, इंक्रीज या डिक्रीज होगा, तो उसको कहाँ से एडजस्ट करोगे? लाइबिलिटी से ही एडजस्ट करोगे। सोचो तुमने 10,000 रुपए का लोन ले रखा है और अगर तुम्हारा लोन 2,000 रुपए से घटेगा भाई, तो अब लाइबिलिटी घट करके 8,000 रुपए हो जाएगी। वही बोल रहे हैं कि लाइबिलिटी में घटत और बढ़त आपकी लाइबिलिटी को ही प्रभावित करेगी। सिमिलरली अगर एसेट में घटत या बढ़त होगी, यानी इंक्रीज या डिक्रीज एसेट में होगा, तो वो कहाँ से एडजस्ट होगा? एसेट से ही तो होगा, वो जाकर के लाइबिलिटी से थोड़ी ना हो जाएगा। एसेट बढ़ेगा तो एसेट पर ही प्रभाव डालेगा। मेरे पास पहले 10,000 रुपए का कैश था, अब मैंने उसमें 2,000 रुपए कैश और मिला दिया तो 12,000 रुपए कैश होगा। ये थोड़ी ना है, मेरा एसेट बढ़ेगा, मेरी लाइबिलिटी थोड़ी ना बढ़ जाएगी। मेरे पास 10,000 रुपए कैश था, मैं 2,000 रुपए कैश और ला करके जमा किया तो पता चल रहा है कि जो 8,000 रुपए कर्जा था वो अब 2,000 बढ़ करके जो है 10,000 का कर्जा हो गया। नहीं भाई, एसेट की दुनिया एसेट की है, लाइबिलिटी की दुनिया लाइबिलिटी की है, इसमें कोई डाउट हमें नहीं होना चाहिए। Every expense or loss will be deducted from capital and every income or profit will be added to the capital। ये लाइनें अभी हम सिर्फ पढ़ा दे रहे हैं, आगे चल करके इनको इम्प्लीमेंट करके आपको दिखाऊंगा, नॉट टू वरी। अभी के लिए ये समझिए कि अगर कोई लॉस होता है या कोई खर्चा होता है हमारा, तो वो पूंजी से घटाया जाएगा। अगर कोई प्रॉफिट या इनकम होगी तो उसे पूंजी में जोड़ा जाता है, कैपिटल में जोड़ा जाता है। सोचो तुमने 1,00,000 रुपए की कैपिटल लगाई थी, 1 लाख की कैपिटल से तुमने बिजनेस स्टार्ट किया था। भगवान ने तुमको जो है पूरे साल के अंदर में 50,000 रुपए की कमाई करवा दी, 50,000 रुपए का प्रॉफिट हुआ, तो तुम्हारी जो पूंजी है, कैपिटल है, वो अब 1,50,000 रुपीज हो जाएगी। ये इनका कहने का मतलब है। ओके, तो जो प्रॉफिट होगा वो कहाँ एडजस्ट होगा? कैपिटल में। जब हम एसेट और लाइबिलिटी करेंगे, मान लीजिए यहाँ पर लाइबिलिटी होगी, यहाँ पर एसेट होगा फ्रेंड्स आपका, तो मान लो अगर आपसे कहा गया कि बिजनेस ने 20,000 रुपीज का प्रॉफिट कमाया, तो 20,000 रुपीज का प्रॉफिट, तो इसका मतलब 20,000 रुपए बिजनेस में आए, 20,000 रुपए बिजनेस में आए। भाई प्रॉफिट कमाया मतलब 20,000 रुपए एसेट के तौर पर हमारे बिजनेस में आ गए। सवाल यह है कि लाइबिलिटी में क्या होगा? तो सर आगे हम चल के देखेंगे, अभी के लिए समझ लो केवल लाइबिलिटी में कहाँ जोड़ेंगे, कहाँ पर जोड़ेंगे? तो जो आपकी कैपिटल है उसी में 20,000 रुपीज जाकर के जोड़ दिया जाएगा। इसका प्रैक्टिकल इंप्लीमेंटेशन हम देखेंगे, मैंने बस केवल अभी समझा दिया है। बैलेंस शीट इक्वेशन की खासियत ये होती है कि हमेशा ये मैच करना चाहिए, हमेशा इक्वल होना चाहिए। एसेट साइड हमेशा लाइबिलिटी साइड के बराबर होना चाहिए। तो ये है हमारा रूल्स फॉर अकाउंटिंग इक्वेशन। कंप्यूटेशन ऑफ बैलेंस शीट इक्वेशन देखते हैं, ठीक है। कंप्यूटेशन ऑफ बैलेंस शीट इक्वेशन, if there is any change in the amount of assets or the liability, the owner's claim or the capital is bound to change correspondingly। मतलब ये बोल रहे हैं कि अगर एसेट में या लाइबिलिटी में चेंज होगा तो बदले में पूंजी पर प्रभाव आता है। इफ एसेट इंक्रीजेज एंड लाइबिलिटी डू नॉट, कैपिटल विल इंक्रीज। मतलब हमने ये देखा था भाई कि टोटल एसेट इक्वल टू लाइबिलिटी प्लस कैपिटल के होता है, ठीक। मान लेते हैं हमारे पास 50,000 रुपए के एसेट हैं और हमारे पास में 30,000 रुपए की लाइबिलिटी है और 20,000 रुपए की कैपिटल है। एक उदाहरण दे रहा हूं, हम मान ले रहे हैं, सब कुछ कल्पना है कि मेरे पास 50,000 रुपए की मेरी कंपनी में एसेट है, मेरे ऊपर लाइबिलिटी 30,000 रुपए की है और मेरे ऊपर जो है कैपिटल मेरे पास 20,000 रुपीज की है। अब ये बोल रहे हैं कि इफ एसेट इंक्रीजेज, मेरा एसेट बढ़ गया, तो मान लेते हैं कि 10,000 से मेरा एसेट बढ़ गया, तो अब नया इक्वेशन क्या बना? 60,000 मेरा एसेट हो गया, लेकिन लाइबिलिटी में कोई चेंज नहीं आया। इसका मतलब हुआ कि लाइबिलिटी 30K ही रही। अब मैंने बताया कि हमेशा बराबर होगा, तो यहाँ 50 है तो 30 20 50 यहाँ भी है, तो अगर यहाँ 60 हो रहा है, यहाँ 30 हुआ, तो ये भाई बढ़ करके 30K होगा, तभी जा करके एसेट इक्वल टू लाइबिलिटी की होगा। तो क्या हुआ? एसेट बढ़ा, लाइबिलिटी नहीं, तो प्रभाव कहाँ आया? अल्टीमेटली कैपिटल बढ़ गई। अल्टीमेटली देखो हमारी पूंजी बढ़ गई। पहले कितनी थी पूंजी? 20,000 मानकर चले थे, अब 30,000 हो गई। यही बात ये यहाँ पर समझाने का प्रयास कर रहे हैं। अ रिडक्शन इन द अमाउंट ऑफ एसेट, अब एसेट अगर घट गया तो कैपिटल घटेगी। देखो अगेन वही 50K एसेट इक्वल टू लाइबिलिटी प्लस कैपिटल, 50K इक्वल टू 30K प्लस 20K। समझ में आया होगा? ये 50,000 के एसेट हैं, 30,000 की लाइबिलिटी है, 20,000 की पूंजी है। अब अगर रिडक्शन हो रहा है एसेट में, एसेट मान लो हमारा
20,000 से घट गया, नहीं मान लो 15,000 से घट गया, मैं मान लेता हूँ, तो अब हमारा कितना बचा एसेट 35K इक्वल टू 30K हो गया प्लस। अब यहाँ कह रहा है अगर अमाउंट ऑफ एसेट घटता है तो बदले में अमाउंट ऑफ कैपिटल भी रिड्यूस होगा। ये देखो रिडक्शन की बात कर रहा है, इसका मतलब ये हुआ कि हमारी जो कैपिटल है वो 15,000 से घट जाएगी। जितना 15,000 से यहाँ एसेट घटा उतना ही 15,000 से लाइबिलिटी, ये हमारा पूंजी घटेगी। और अब देखो ये फिर से बैलेंस अपने आप को कर लेगा। 35,000 इक्वल टू 35,000, मतलब एसेट फ्रेंड्स, एसेट इक्वल टू लाइबिलिटी हमेशा होगा। ये इतिहास में कभी आज तक हो नहीं पाया, कोई पैदा नहीं हो पाया ऐसा जिसने इस इक्वेशन को झुठला दिया हो। ये कहानी ऐसी है, आप समझ लीजिए, ठीक है। तो कोई भी कहानी आप जोड़ोगे हमेशा उसका प्रभाव, मतलब कुल मिलाकर के हमारा क्या हुआ, एसेट घटा, लाइबिलिटी पर हमने कोई प्रभाव नहीं डाला, तो बदले में पूंजी ने अपने आप को एडजस्ट कर लिया, ये कहने का मतलब है। यहीं पर इन्होंने ये भी कहा है एन इंक्रीज इन द लाइबिलिटी, अगर मान लो लाइबिलिटी बढ़ेगी तो उसके बदले में कैपिटल घटेगा। इसको देखते हैं, सर लाइबिलिटी बढ़ेगी, हम लाइबिलिटी बढ़ा रहे हैं और पूंजी घट रही है, इसको देखिए कैसे। अगेन 50K इक्वल टू 30K प्लस 20K, आपको पता ही है कि ये क्या है, एसेट इक्वल टू लाइबिलिटी प्लस कैपिटल। ये लाइबिलिटी है, ये कैपिटल है। बोल रहा है कि आपकी लाइबिलिटी इंक्रीज कर गई, इंक्रीज कर गई मतलब जो है हमारा एसेट पर कोई चेंज नहीं है, एसेट 50,000 ही है, लाइबिलिटी बढ़ गई मान लो 10,000 से, ठीक है, या 5,000 से बढ़ गई मान लेता हूँ, तो 35K हो गई हमारी लाइबिलिटी, क्योंकि इंक्रीज इन लाइबिलिटी कह रहा है। तो लाइबिलिटी हमने बढ़ा दी, 35K हो गई। तो बदले में अब देखो ये 50,000 है तो ये भी 50,000 ही रहेगा। अगर यहाँ 50 था तो नीचे भी 50 रहेगा, इसका मतलब अब ये 15K ही रह सकता है। देखो अब हम 20 नहीं लिख सकते, तो बदले में क्या हुआ, देखो तुम्हारी कैपिटल घट गई, मीन्स रिडक्शन इन द अमाउंट ऑफ कैपिटल। अब इससे आपको क्वेश्चंस मिलेंगे, एमसीक्यू में क्वेश्चन मिलेंगे कि अगर किसी फर्म की लाइबिलिटी को बढ़ाया जाएगा तो कैपिटल पर क्या प्रभाव आएगा, ठीक है। अभी तो हो सकता है एकदम नया है मामला, आपको ना समझ में आ रहा हो, लेकिन हम कुछ एग्जांपल्स जब देख लेंगे तो ये चीजें जो है हो जाएंगी फ्रेंड्स, कोई ज्यादा डिफिकल्टी यहाँ पर नहीं आने वाली है। एसेट और लाइबिलिटी यहाँ दिया हुआ है, कैपिटल प्लस लाइबिलिटी, वही जो आपको बताया हुआ है। एसेट में देखिए आपका कैश है, ठीक है, कैश क्या है, हमारे काम आएगा, हमें अर्निंग करवाने में मदद करेगा, भविष्य में बैंक बैलेंस कमाने में काम आएगा। बिल्स रिसीवेबल्स, मुझे बिल रिसीव होने वाला है, मतलब पैसे आएंगे, हाँ आएंगे, तो पैसे अगर आएंगे तो फायदा हो रहा है, एसेट है सर, ओके। डेटर्स, डेटर क्या होता है, जिसको हमने पैसा मतलब सामान कर्जे पर दे दिया, वो मेरा पैसा लौटाएगा, यानी पैसा आएगा, पैसे आएंगे, एसेट हो गया। स्टॉक इन ट्रेड, मेरे पास स्टॉक है, स्टॉक अपना एसेट ही होता है। फर्नीचर है, एसेट होता है, मशीनरी होती है, बिल्डिंग होती है, ये सब क्या है, एसेट है। यहाँ पर कैपिटल प्लस लाइबिलिटी देखो, कैपिटल प्लस रिजर्व एंड सरप्लस, कैपिटल मतलब कैपिटल प्लस रिजर्व एंड सरप्लस का मतलब यही है फ्रेंड, देखो बंदे ने पूंजी लगाई होगी। रिजर्व एंड सरप्लस का मतलब ये हुआ वो जो प्रॉफिट और लॉस कमाता बढ़ाता है। जैसे मान लो अभी आगे हम एग्जांपल देखेंगे तो वहां पर आपको दिखेगा कि जो प्रॉफिट वगैरह कमाते हैं उसको इसी कैपिटल में जोड़ लिया जाता है, तो उसे ही रिजर्व एंड सरप्लस कहते हैं। जो प्रॉफिट हमने कमाया उसे रिजर्व एंड सरप्लस की कैटेगरी में हम रखते हैं। क्रेडिटर, हमने किसी से उधार लिया हुआ है, उसकी हैसियत है, उसने उधार मुझे दिया है, मुझे लौटाना पड़ेगा, सर पे बोझ है, सर पे बोझ है, दैट मीन्स कि हमारी लाइबिलिटी है। बिल्स पेबल है, मुझे बिल पे करना है, मैंने इंटरनेट खर्चा किया है, इंटरनेट का पोस्टपेड प्लान लिया हुआ है, अब मुझे 1,000 रुपये खर्चा देना पड़ेगा, मुझे बिल पे करना है, पे करना है, बोझ है, देना पड़ेगा, लाइबिलिटी है सर, ओके। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, मेरे खर्चे फंसे पड़े हैं, आउटस्टैंड कर रहे हैं, मुझे सैलरी देनी है अपने एम्प्लॉइयों को, मुझे रेंट देना है अपने मकान मालिक को, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस है, खर्चा है, पैसा जाएगा मेरी जेब से, मेरे ऊपर बोझ है, लाइबिलिटी हो गई हमारी। बैंक से ओडी करवा रखा है, ओवरड्राफ्ट, मुझे भरना पड़ेगा, बैंक से पैसा लिया तो देना पड़ेगा, लाइबिलिटी है सर, ओके। इसीलिए वहां जब मैंने एसेट और लाइबिलिटी आपको पढ़ाया तो वहां पर ये राम कहानी बताई थी, ताकि एकदम अचानक से आप ये परेशान हो। अब आपको मेरे ख्याल से कहीं ना कहीं पहचानने में मिल रहा होगा कि हाँ सर एसेट और लाइबिलिटी पर विचार कैसे करना है। बस ये कोशिश यही करना, देखना कि क्या पैसा आ रहा है या जा रहा है। अगर आ रहा है तो एसेट में आएगा, अगर पैसा तुम्हारी जेब से लेकर जाने की तैयारी में बैठा है तो वो तुम्हारी लाइबिलिटी की कैटेगरी में आ जाता है, ठीक है। तो बस यहीं पर ही इस लेक्चर को एंड कर देंगे हम, ठीक है। बाकी के पार्ट, बाकी का चीज़ें अगले पार्ट में कवर करते हैं। होप है फ्रेंड्स आपको ये चीज़ें काफ़ी हद तक समझ में आई होंगी, ठीक है। बैलेंस शीट इक्वेशन में मैंने आपको बताया कि जो टोटल एसेट होता है वो टोटल लाइबिलिटी के बराबर होता है। टोटल एसेट को टोटल क्लेम के नाम से भी जाना गया। फार्मूला हमारा है टोटल एसेट इक्वल टू लाइबिलिटी, टोटल लाइबिलिटी की, जिसे एसेट इक्वल टू लाइबिलिटी प्लस कैपिटल अलग कर दिया गया, बस है ये भी लाइबिलिटी, कैपिटल भी हमारी लाइबिलिटी ही होती है, ठीक है ना। देखो यहाँ कैपिटल भी हमारी लाइबिलिटी ही होती है, लेकिन कैपिटल प्लस लाइबिलिटी लिखा जाता है, ओके। बताया क्यों लिखा जाता है, क्योंकि हम ओनर ने कितना पैसा लगाया है उसका हिसाब किताब थोड़ा अलग रखना चाहते हैं, इसलिए कैपिटल को अलग ले लेते हैं। टोटल एसेट टोटल लाइबिलिटी के बराबर होता है।
टोटल एसेट टोटल क्लेम के, लाइबिलिटी को क्लेम कह सकते हैं। क्लेम जो है बाहरी लोगों के क्लेम, घर के लोगों के क्लेम, बाहरी लोगों के क्लेम आउटसाइड लाइबिलिटी, घर के लोगों के क्लेम को हम कैपिटल बोल देते हैं। तो एसेट एसेट इक्वल टू, ठीक है। तो इसी में फिर हमने देखा था ये 3 इक्वेशन उसी से बने, हम इसी इक्वेशन से काम चलाएंगे। एसेट इक्वल टू लाइबिलिटी प्लस कैपिटल, मैं दुनिया भर में नहीं जाने वाला। अकाउंटिंग इक्वेशन में हर ट्रांजैक्शन के 2 एस्पेक्ट होते हैं। लाइबिलिटी में अगर घटत या बढ़त होगी तो उसका प्रभाव लाइबिलिटी पर दिखेगा, एसेट में घटत बढ़त होगी तो उसका प्रभाव एसेट पर दिखेगा। हमने देखा कि अगर कोई लॉस होता है, कोई एक्सपेंस होता है तो वो कैपिटल में से घटाया जाएगा, अगर कोई प्रॉफिट होता है, कोई इनकम होती है तो उसे हम पूंजी में या कैपिटल में जोड़ देते हैं। बैलेंस शीट की इक्वेशन एसेट इक्वल टू लाइबिलिटी हमेशा इक्वल होनी चाहिए, मैच करनी चाहिए। फिर हमने देखा जो है बैलेंस शीट के कंपटीशन में, तो अगर कोई एसेट या लाइबिलिटी में कोई चेंज होता है तो बदले में उसका प्रभाव ओनर की पूंजी पर पड़ता है। उसका उदाहरण दिया कि अगर एसेट इंक्रीज करेगा और लाइबिलिटी नहीं बढ़ेगी तो उसका प्रभाव पूंजी बढ़ जाएगी, कैपिटल इंक्रीज हो जाएगी। एग्जाम्पल भी मैंने आपको दिया। इसी तरीके से अगर एसेट घटेगा और पूंजी पर कोई प्रभाव ना पड़े तो आपकी कैपिटल घटेगी, और अगर आपकी लाइबिलिटी बढ़ जाए, क्या हो जाए, आपकी लाइबिलिटी बढ़ जाए और उसका जो है मतलब लाइबिलिटी बढ़ गई लेकिन एसेट पर कोई प्रभाव ना पड़े तो बदले में पूंजी घट जाती है। उदाहरण भी देखा। आगे चल करके जब और एग्जांपल करेंगे तो और चीज़ें समझेंगे। फिर हमने देखा एसेट और लाइबिलिटी में क्या क्या चीज़ें आ रही हैं। एसेट में कैश हो गया, बैंक हो गया, बिल्स रिसीवेबल, डेटर, स्टॉक इन ट्रेड, फर्नीचर, मशीनरी, बिल्डिंग, ठीक है। ये सारे एसेट हैं, घर में रखे रहेंगे, मालिकाना हक रहेगा। कैश हमारे पास रहता है, एसेट है हमारा। बैंक बैलेंस एसेट है हमारा। बिल्स रिसीवेबल्स रिसीव होना है, पैसा आना है। डेटर किसी को पैसा सामान उधारी पर दिए वो पैसा देगा, ये हमारा एसेट है। अगर इन्वेंट्री हो गई, स्टॉक हो गए, सभी हमारे एसेट होते हैं। लाइबिलिटी में मैंने आपको बताया कैपिटल प्लस रिजर्व एंड सरप्लस। कैपिटल को कैपिटल कहते हैं, रिजर्व और सरप्लस जो प्रॉफिट कमाया जाता है, हम उदाहरण देखेंगे तो आपको समझ में आएगा, अभी थोड़ा सा बस समझ लीजिए, ठीक है। तो उसे नेटवर्थ कहते हैं, इस पूरी इक्वेशन को नेटवर्थ कह देते हैं। क्रेडिटर, किसी से हमने उधारी पर सामान लिया, उसको पैसे देने हैं, क्रेडिटर। बिल्स पेबल, हमें कुछ पे करना है, हमारी जेब से जाएगा। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, हमारा खर्चा है, हमारी जेब से जाएगा, तो ये हमारा लाइबिलिटी हो गया। बैंक ओवरड्राफ्ट, हमने उधारी ली है, लोन लिया है, चुकाना पड़ेगा। तो ये सारी चीज़ें हमने यहाँ डिस्कस की थी। कंप्यूटेशन ऑफ बैलेंस शीट इक्वेशन अगले लेक्चर में देखेंगे। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स।